नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के कला और संस्कृति के इस खंड में आपका स्वागत है। आज कला और संस्कृति से संबंधित कुछ अद्यतन चर्चित तथ्यों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं ताकि अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की राह आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के संदर्भ को। सबसे पहले देखते हैं आज के पहले शीर्षक पुर्तगाली सिक्के के बारे में। पुर्तगाली सिक्का हाल ही में चर्चा में रहा। आपको पता है कि पुर्तगाली सिक्का जहां से पाया गया है वो क्षेत्र है उत्तरी गोवा के नानोदा बंबर गांव का क्षेत्र। दरअसल गोवा ही वह क्षेत्र है जहां पर पुर्तगालियों का शासन लगभग 450 वर्षों तक रहा और दिसंबर 1661 में पुर्तगाली शासन से गोवा आजाद हुआ। तो हाल ही में गोवा के नानोदा बंबर गांव से ही एक किसान को एक ऐसा बर्तन मिला है जिस बर्तन के अंदर लगभग 832 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस वजह से ऐसा यह माना जा रहा है कि ये सारे के सारे सिक्के 17वीं शताब्दी के आसपास के गोवा के क्षेत्र में ढाले गए थे और इस समय इस कालखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर इस समय पुर्तगाली शासन था। इस लिहाज से ये सिक्के, इन पुर्तगाली सिक्कों की चर्चा हो रही है। तो दरअसल भारत में पुर्तगाली सिक्कों के विशेषताओं के बारे में एक नजर डालते हैं क्योंकि परीक्षा के लिहाज से यह संदर्भ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पुर्तगालियों ने गोवा से देखिए सोने और चांदी दोनों सिक्के जारी किए थे, लेकिन गोवा के अलावा जो अन्य जगह है वहां से उन्होंने सोने और चांदी के अलावा कुछ अन्य सिक्के भी जारी किए जो शीशे के थे, तांबे के थे और टिन के थे। लेकिन वो सिक्के जारी किए गए कोचीन से, दीव से और दमन से। इन सिक्कों पर एक नजर डालते हैं। तो हाल ही में जो आपको सिक्के चर्चा में लाने का कारण है उसका कारण यह भी है कि जो सोने के सिक्के उनके द्वारा जो जारी किए गए थे, सोने के सिक्कों की अगर बात करेंगे तो वो क्रूजाडो या मैनुएल कहे जाते थे। इसके अलावा दूसरे अगर बात करें तो चांदी के जो सिक्के जारी किए जाते थे इनके द्वारा उनको मिया एस्पेरा या एस्पेरा कहा जाता था। अब देखिए सोने और चांदी ये दोनों सिक्के गोवा से जारी किए गए थे। सोने के सिक्कों की अगर बात करेंगे तो समान आकार, मूल्य और वजन में जारी किए जाते थे। एक तरफ इन सिक्कों के क्रॉस बना होता था, दूसरी तरफ शाही हथियार बनाए हुए एक व्यक्ति को अंकन किया जाता था, उसको दिखाया जाता था। वहीं चांदी के सिक्कों की बात करें तो ये इसको मिया एस्पेरा या एस्पेरा कहा जाता था। तांबे के सिक्के की अगर बात करेंगे जो कि गोवा से प्राप्त न होकर अन्य स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो शीशे के सिक्के हैं वो भी अन्य स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो तांबे के सिक्के की अगर बात करें तो बाजारुको, लील, तांगा, परदाऊ और रियल नाम से ये जाने जाते थे। इसके अलावा तांबे के सिक्कों पर भी कुछ आकृतियां मिली हैं। ये आकृतियां महल हो सकती, शेर, मुकुट, क्रास और राजा का नाम जैसे कुछ प्रतीक इन सिक्कों पर दर्शाए जाते थे। टीन और शीशे के सिक्के की अगर बात की जाए तो देखेंगे मुख्य रूप से दीव और मलक्का वो क्षेत्र था जहां से इनको जारी किया जाता था और इन पर इन्हें जिन हेरो नाम से पुकारा जाता था। और इनकी अगर डिजाइन की बात करेंगे और आकार की बात करेंगे तो इनका कोई निश्चित आकार डिजाइन नहीं था, इसमें अनियमितता मिलती है अर्थात। और इसमें जब आकार की बात आप करेंगे तो इसमें एक तरफ राजा का नाम मिलता था, खुदा हुआ मतलब अंकित मिलता था, और या तो राजा के नाम का पहला लेटर मिलता था, साथ ही दूसरी तरफ क्रॉस या फूल अंकित मिलता था। तो ये पुर्तगाली सिक्कों की कुछ विशेषता है जो हाल ही में गोवा से प्राप्त हुए। दूसरा जो संदर्भ है वो है मीराबाई। मीराबाई चर्चा में क्यों रही? तो हाल ही में मीराबाई की जयंती मनाई गई। चौथी जयंती मनाई गई तो 525वीं जयंती मनाई गई। कहां मनाई गई? तो मथुरा में मनाई गई। भगवान कृष्ण की भक्त थी मीराबाई, भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख संत थी। इसके अलावा मीराबाई का नाम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के अलावा कवयित्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मीराबाई के बारे में अगर बात करें तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, कवयित्री, भगवान कृष्ण की भक्त तो ये थी ही, साथ ही 15वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान में जोधपुर में राजा रतन सिंह के घर पर इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति इनकी आसक्ति थी, इनकी भक्ति थी। 1516 में इनका विवाह हो गया। विवाह हुआ राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोज के साथ, लेकिन कम आयु से ही कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण ये प्रमुख जो प्रसिद्धि थी इनकी वो भक्ति आंदोलन के वजह से हुई। और आध्यात्मिक भक्ति आंदोलन जिसमें परमात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंधों को इन्होंने मोक्ष का माध्यम बताया, अर्थात भक्ति के माध्यम से इन्होंने कहा कि भक्ति वो साधन है जिसके माध्यम से, प्रेम और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो मथुरा में 525वीं जयंती मनाएगी, इसकी वजह से चर्चा में। अगला शीर्षक है पार्थेनन मूर्तियां। दरअसल हाल ही में पार्थेनन मूर्तियों को लेकर दो देशों के बीच में कुछ विवाद की स्थिति पैदा हो गई। कौन से वो देश हैं? तो देखिए एथेंस और ब्रिटेन, इनके बीच में विवाद की स्थिति इसलिए बन गई
क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं, पार्थेनन मूर्तियां हैं, ये फिलहाल रखी गई हैं ब्रिटेन में। अर्थात इन मूर्तियों को एल्गिन मार्बल भी कहा जाता था, कहा जाता है, कहा जाता था क्या कहा जाता है। दरअसल ये ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई मूर्तियां हैं और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो ब्रिटिश संग्रहालय है वो इसको गैर कानूनी तरीके से इसने प्राप्त किया है, बल्कि एथेंस का तो यह कहना है कि वो इसको चुरा के ले गए थे। इसको लेके ब्रिटेन और ग्रीस के बीच जो राजनयिक विवाद है वो काफी देखने को मिल गया था। पार्थेनन मूर्तियां, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ब्रिटिश संग्रहालय में फिलहाल ये रखी गई मूर्तियां हैं। बीच में इनको सौंपने की बात चल रही थी, लेकिन फिर ये विवाद का रूप ले लिया। पार्थेनन मूर्तियों के बारे में देखें तो दरअसल ब्रिटिश संग्रहालय में ये रखी गई मूर्तियां हैं और ग्रीस की बेसिकली ये मूर्तियां हैं, पत्थर की बनी हुई हैं। ये काफी पुरानी मूर्तियां हैं, ये लगभग 2000 वर्ष से अधिक पुरानी मूर्तियां हैं। मूल रूप से अगर बात करें तो ब्रिटेन में एक एक्रोपोलिस पहाड़ी, ब्रिटेन नहीं, एथेंस में एक्रोपोलिस पहाड़ी थी और उसी पहाड़ी पर ये चित्र आप देख सकते हैं। एक्रोपोलिस पहाड़ी पर ही जो पार्थेनन मंदिर है, ये मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी की दीवारों पर ये मूर्तियां अंकित थी, ये मूर्तियां वहां पर रखी गई थी और जो एथेंस का स्वर्ण युग है ये उसके अवशेष के रूप में देखी जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियां जो है 432 ईसा पूर्व में जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो उस समय से ये संबंधित मूर्तियां हैं। ये देवी एथेना को समर्पित मंदिर था और इसी मंदिर में ये मूर्तियां लगी हुई थी और ये वहां के स्वर्ण युग को डिनोट करती थी। अब इन मूर्तियों को लेकर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि जो वर्तमान में मूर्तियों का संरक्षक के तौर पर, मूर्तियों के संरक्षक के तौर पर उनके संरक्षण को का काम जो है ब्रिटिश संग्रहालय कर रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ब्रिटेन ने इसको प्राप्त किया था तो ब्रिटेन के जो उस समय दूत थे वो थे, उनका नाम था, ऑटोमन साम्राज्य में ब्रिटिश राजदूत थे, उनका नाम था थॉमस ब्रूस। और थॉमस ब्रूस जो थे वो ब्रिटिश एक रईस थे जो कि एल्गिन भी उनको कहा जाता है, लॉर्ड एल्गिन कहा जाता है, 7वें अर्ल, एल्गिन के 7वें अर्ल के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो 1799 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि वो राजदूत नियुक्त हुए थे ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत और ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत ही उस समय एथेंस आता था। तो ब्रिटेन के राजदूत यहां पर जो थे, जो 7वें अर्ल थे, उन्होंने ऐसा कहता है ब्रिटिश संग्रहालय कि एक समझौते के तहत, एक कानूनी समझौते के तहत इसको प्राप्त किया था इन मूर्तियों को। तो अब यह कहा जा रहा है कि अगर एक कानूनी समझौते के तहत आपने प्राप्त किया तो आपके पास एक अनुबंध पत्र, एक अनुमति पत्र है तो वो दिखा दीजिए। अब ये उस चीज को ये कह रहे हैं कि वो अनुमति पत्र, अनुबंध पत्र वो कहीं गुम हो गया है, इस लिहाज से ये विवाद का रूप ले लिया है। और फिर आपको याद होगा कि 1832 में क्या हुआ कि ये एथेंस जब अलग हुआ तो वो अपने सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर इन मूर्तियों के प्रति सचेत हुआ और तभी से इसकी डिमांड वो करने लगा। तो वर्तमान में ये डिमांड और जोर पकड़ी और इस जोर के माध्यम से ये कहा गया कि जो ब्रिटिश अर्ल थे, जो उनके द्वारा जब ये 1801 में ब्रिटेन ले जाई गई मूर्तियां तो उस समय चोरी करके ले जाया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है एथेंस के द्वारा। क्योंकि अगर ये कानूनी रूप से ले जाया गया होता, प्राप्त किया गया होता तो वो उसकी प्रामाणिकता तभी मान्य होती जब ये मूल अनुमति पत्र दिखाते कि हमने इस अनुमति पत्र के हिसाब से ये मूर्तियां यहां से हम ले गए। तो इस लिहाज से 1816 में फिर ब्रिटिश जो संग्रहालय है उसके द्वारा इसको खरीद लिया गया और तभी से ये ब्रिटिश संग्रहालय में ये मूर्तियां काबिज हैं। तो ऐसा अब इसको लेकर विवाद हो रहा है और इन दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब ऑटोमन साम्राज्य की जहां तक बात है तो आपको पता होना चाहिए कि 13वीं शताब्दी के अंत में उस्मान प्रथम के द्वारा यह स्थापित किया गया था। एक छोटे से अनातोलिया साम्राज्य से ये ऑटोमन साम्राज्य शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि यूरोप से लेकर, एशिया से लेकर अफ्रीका तक इस साम्राज्य का विस्तार है और ऑटोमन साम्राज्य लगातार विस्तार करते करते एक बड़े साम्राज्य में कन्वर्ट हुआ और इसने 1453 में जो कस्तुनतुनिया था, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंतर्गत था, उस पर भी अधिकार कर लिया और इस साम्राज्य ने काफी विकराल रूप हासिल कर लिया। आपको याद होगा कि जो अनातोलिया राज्य के साथ ही इसका विस्तार शुरू हुआ और धीरे धीरे इस क्षेत्र का विस्तार करता गया और आप देख सकते हैं कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है। बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत 1453 में हुआ और यहाँ जो ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन एम्पायर है, वो काफी विस्तृत था। केरल की कोलकली कला ये क्यों चर्चा में है? तो दरअसल केरल की जो कोलकली कला है वो केरल का जो मालाबार का क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर यह कला काफी जानी जाती है। वहां की यह कला है और यह कला उसका जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर विशेष रूप से कर्नाटक और केरल दोनों राज्य आते हैं, कोंकण से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र,
भारत के इस क्षेत्र में कोंकण से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है ये मालाबार क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ की ही ये लोक कला है। और ऐसा माना जाता है कि जो सेंट थॉमस थे, यीशु मसीह के शिष्यों में से एक थे, उनके भारत आगमन की स्मृति में इस कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। 52 ईस्वी में ये केरल के तट पर मुजिरिस नाम की जगह में ये आए थे, वहां पर उतरे थे। और मुजिरिस नाम से आपको याद होगा कि प्राचीन काल में मुजिरिस एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता था। एक प्राचीन बंदरगाह के रूप में भी इसकी मान्यता है। केरल के त्रिशूर जिले में इसकी स्थिति है और मसालों के शहर के तौर पे भी इसको जाना जाता है। मुर्ची पट्टनम भी इसको कहा जाता था। तो यहाँ पर इसी जगह में वो उतरे थे। लगभग 200 वर्षों का इतिहास है। इस इतिहास के साथ जो कोलकली कला है उसके बारे में ये माना जाता है कि 200 वर्षों से चली आ रही इस कला का इतिहास है। इसमें कलारी पट्टयू के तत्व शामिल है। कलारी पट्टयू का क्या है? तो कलारी पट्टयू जो है केरल और तमिलनाडु में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है और ये कला वहां से 200 वर्षों से ही चली आ रही है। इसमें आप देख रहे हैं हाथ में ये लोग कुछ कुछ चीजें लिए हुए हैं। तो दरअसल इसमें प्रत्येक कलाकार क्या करता है कि हाथ में छोटी छोटी छड़ियों को घुमाते हुए एक विशेष रिदम के साथ, ये लय बनाने के साथ एक घेरे में चलते हैं और उस घेरे में चलते हुए इन छड़ियों को घुमाया जाता है एक विशेष लय के साथ और संगीत बजता है। और संगीत का जो पिच होता है, तारत्व जो होता है, वो जैसे जैसे उसका पिच हाई होता जाता है वैसे वैसे इनके जो कलाकारी करने का क्रम है, जो पिच है, वो भी बढ़ती जाती है। और इनके प्रदर्शन का जो उनकी गति है, उसका तारत्व जो है, जो पिच है, बढ़ने के साथ साथ वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। और जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ता है ये घेरा फैलता है और कम होता है उसी संगीत के लय के आधार पर। तो ये विशेष रूप से इस कला के अगर मूल जगह की हम बात करें तो वो जरूर मालाबार का क्षेत्र है, कर्नाटक और केरल का क्षेत्र है। लेकिन अन्य जगहों पर भी इस कला का प्रभाव देखा गया है, चाहे वो बंगाल हो, गुजरात हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ के लोक नृत्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और यहाँ तमिलनाडु में इसको कोलाटम नाम से, वहीं आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो कोलामू नाम से इसको जाना जाता है। अगला संदर्भ हमारा है कंबाला भैंस दौड़। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में एक मूवी भी बनी थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सी मूवी है जिसमें इस दौड़ को दिखाया गया है। देखिए, कंबाला दौड़ चर्चा में क्यों? क्योंकि पारंपरिक ये भैंस दौड़ है और हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में पहली बार इसको आयोजित किया गया, इसकी वजह से इसकी चर्चा हुई। कंबाला भैंस दौड़ की अगर बात करेंगे तो एक भैंस दौड़ है जो सर्दियों के महीने में विशेष रूप से कर्नाटक के जिले उडुपी और दक्षिणी कन्नड़ में ये तब आयोजित किया जाता है जब क्या होता है, किसान अपने धान की फसल को काटते हैं। अर्थात किसानों के द्वारा जब अपने धान की फसल को काटा जाता है उसी वक्त इस कंबाला जो दौड़ है, भैंस दौड़ है, इसका आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस दौड़ में ट्रैक बनाए जाते हैं जिसमें कीचड़ होता है और जल से भरा 2 समानांतर ट्रैक होता है और उसमें एक व्यक्ति इन भैंसों को दौड़ाता है। जो व्यक्ति दौड़ा रहा है इसको जॉकी कहते हैं। ये इसको संदेश देगा, इसको नियंत्रित करेगा। और इस दौड़ में पानी का छिड़काव भी किया जाता है। कई बार जो विजेता है उसकी घोषणा करने में पानी के छिड़काव की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर आपने पानी के छिड़काव की मात्रा आपकी कम है तो हो सकता है आपका करीबी प्रतिद्वंदी को विजेता घोषित कर दिया जाए। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि भैंसों की जोड़ी के पास ट्रैक पर जानवरों को नियंत्रित आदेश देने के लिए जॉकी या कंबाला धावक होते हैं। जो टीम चैंपियन बनती जाती है वो अगले राउंड में पहुंचती जाती है। इसी आधार पर विजेता की घोषणा होती है। देखिए, पानी का छिड़कना जो मैंने अभी आपको बताया, और पानी के छींटों की इस प्रक्रिया कोलू कहा जाता है। कोलू की मात्रा के आधार पर भी विजेता घोषित होता है, तो उसकी मात्रा का भी ध्यान रखना इस दौड़ में जरूरी होता है। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क चर्चा में क्यों है? इसलिए है क्योंकि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो यूनेस्को का बनाया गया है उस नेटवर्क में भारतवर्ष के 2 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें कि केरल का कोझिकोड और दूसरा मध्य प्रदेश का ग्वालियर है। केरल के कोझिकोड को जहां साहित्य की वजह से शामिल किया गया है, वहीं पर आप देखेंगे ग्वालियर को अपने संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को की प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में स्थान दिया गया है। देखें, कोझिकोड के अगर महत्व पर नजर डालें तो कोझिकोड साहित्य के लिहाज से पहले से ही समृद्ध रहा है। कोझिकोड की जहां तक बात है तो यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में इसको प्रतिष्ठित खिताब दिया गया है और भारत का ऐसा पहला शहर है जिसको कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला शहर बना है जिसको यह खिताब हासिल हुआ है। दरअसल इस शहर में आप देखेंगे कि साहित्यिक कार्यक्रमों की एक लंबी विरासत है, साहित्यिक कार्यक्रमों की एक पहले से यहाँ की एक श्रृंखला है, इतिहास है। साथ ही केरल साहित्य महोत्सव जो है, इस प्रकार का महोत्सव एशिया में सबसे बड़े साहित्यिक समारोह में एक है। तो इस वजह से भी साहित्य के लिहाज से कोझिकोड पहले से समृद्ध रहा है। इस वजह से इस क्षेत्र में इसको यह स्थान दिया गया। पुस्तकालयों की बात की जाए, जिस जगह पर पुस्तकालय होंगे वहां पर पुस्तकों को पढ़ने वाले होंगे, वहां पर साहित्य की कद्र होगी।
इस नजरिए से अगर आप देखें तो 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज कोझिकोड में हैं। इसलिए भी कोझिकोड ने साहित्य के लिहाज से यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में अपना स्थान हासिल किया है। यहाँ से कई प्रसिद्ध लेखक निकले हैं, कई प्रसिद्ध कवि निकले हैं, कई प्रसिद्ध यहाँ से लोग विद्वान निकले हैं, प्रकाशक निकले हैं। कुछ लेखकों की बात करें तो एसके पोट्टेकट शहर के सबसे प्रसिद्ध लेखक, थिक कोडियान, पी वलसाला संजयन, ये कुछ प्रसिद्ध नाम हैं जो इस शहर का नाम रोशन किए। दूसरा ग्वालियर, ग्वालियर की बात अभी हो रही थी, इसको संगीत के क्षेत्र में इस सूची में शामिल किया गया है और संगीत के क्षेत्र में इस सूची में सम्मिलित होने वाला यह भारत का दूसरा शहर है। इससे पहले वाराणसी को सम्मिलित किया जा चुका है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर से एक बहुत बड़े संगीतज्ञ का नाम पहले से जुड़ा हुआ है। अकबर के नौरत्नों में एक थे ग्वालियर के ही तानसेन। ऐसा माना जाता है कि तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इस लिहाज से देखें तो संगीत की विरासत के लिहाज से इसकी भी ऐतिहासिकता प्राचीन है। महान संगीतकारों और रचनाकारों में से एक तानसेन यहीं के थे, नौरत्नों में से एक थे। ग्वालियर की अगर बात करें तो जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली स्कूल है ग्वालियर घराना, उसका उद्गम स्थल यहीं से है। इस वजह से ये दोनों स्थल चर्चा में रहे, इसको याद रखिएगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जिसमें सम्मिलित किए गए हैं दोनों जगह हैं। तो क्या है ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, उसको देख लें तो 2004 में इसको बनाया गया था और इसका उद्देश्य ही था कि उन शहरों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना जहां पर क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के तौर पर जाना जाता है, एक रणनीतिक कारक के तौर पर क्रिएटिविटी को रखा जाता है। तो उन शहरों को इस सूची में शामिल किया जाता है। तो दोनों ही शहर जो कि इस सूची में शामिल हुए, कोझिकोड और ग्वालियर। अब देखें सतत विकास लक्ष्य 11 की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको लगेगा सतत शहर और समुदाय ये इसका लक्ष्य है और इसमें भी 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर किया गया है। वो कौन कौन से रचनात्मक क्षेत्र हैं? तो शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो एम 11 है उसमें भी क्रिएटिव चीजों को कवर किया गया है। अगला है वज्र मुष्टिकलगा। वज्र मुष्टिकलगा चर्चा में क्यों है? तो देखिए वज्र मुष्टिकलगा, ये वज्र मुष्टि एक मुट्ठी में पहने जाने वाला एक यंत्र है छोटा सा, और ये जानवरों के सींग से अमूमन बनाया जाता था और इसको पहन के दो लोग जैसे कुश्ती लड़ते हैं उस प्रकार से इसको पहन के लड़ाई करते हैं और जिसमें जिसके शरीर से पहले रक्तस्राव होगा, खून निकलेगा, वो व्यक्ति हार जाएगा। ये वज्र मुष्टिकलगा एक विलुप्त होने वाला एक हम कह सकते हैं कि एक युद्ध है, एक दो लोगों के बीच में कुश्ती जैसी एक परंपरा है। ये विलुप्त होती है जो कि केवल दशहरे के दौरान आयोजित की जाती है। वज्र मुष्टिकलगा एक अद्वितीय भारतीय मार्शल आर्ट है। क्या है? ये भारतीय मार्शल आर्ट है। इसमें एक छोटे धातु हथियार जिसको नक्कल डस्टर कहा जाता है, वज्र मुष्टि भी कहा जाता है, उसी को धारण करके दो लोगों में हाथापाई, कुश्ती और प्रहार जैसी लड़ने की तकनीकी, ये देख रहे हैं आप, इसको आयोजित किया जाता है। इसमें एक पीछे रेफरी भी आपको दिखाई दे रहे हैं लाल कपड़ों में, और इसमें जो व्यक्ति दूसरे के शरीर से पहले रक्तस्राव करा देगा वो जीत जाएगा। नक्कल डस्टर जिसे वज्र मुष्टि के नाम से भी जाना जाता है, ये जानवरों के सींगों से बनता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, इसी को हाथ में धारण किया जाता है। और यह परंपरा विजयनगर एम्पायर में काफी पहले से लोकप्रिय रही है। तो विजयनगर साम्राज्य जो कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच शासन किया था, उस दौरान भी इसकी ऐतिहासिकता थी, लेकिन वर्तमान में लुप्त हो रहा है, इसलिए इसके विषय में थोड़ी चिंता व्यक्त की गई है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने मान्यता दे दी है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो दरअसल गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने बोत्सवाना में जो अंतर सरकारी समिति का अपना 18वां जो सत्र था, उस सत्र के दौरान इस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल कर लिया है। अब देखिए गरबा नृत्य शैली जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला, भारत के लिहाज से अगर बात करेंगे तो 15वें क्रमांक पर आएगा। इससे पहले 14 सांस्कृतिक विरासतों को और शामिल किया जा चुका है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को आपको याद होगा वर्ष 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। गरबा नृत्य क्या है? तो गरबा नृत्य एक गुजराती लोक नृत्य है जो कि नवरात्रि के समय पर किया जाता है। और गरबा नृत्य अमूमन लोग गरबा और डांडिया इन दोनों नृत्यों को एक साथ मिला देते हैं। दरअसल गरबा नृत्य जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है, और डांडिया नृत्य जिससे समानता की बात की जाती है, वास्तव में उसका नाम डांडिया नृत्य नहीं होता है, उसको रास नृत्य कहते हैं। गरबा और रास में क्या फर्क है? तो गरबा जो होता है नवरात्रि में माँ दुर्गा की जो आरती होती है उससे पहले किया जाता है, उसके बाद जो है आरती होती है। और डांडिया नृत्य की अगर बात करें
तो वो बाद में किया जाता है आरती के। ये मुख्य अंतर है। गरबा के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसको करते समय गोल गोल घूमते हैं, तो गोल घूमना जो है वो माना जाता है जीवन चक्र का प्रदर्शन है। वहीं डांडिया में जो स्टिक होती है, डांडिया होती है, उसको माना जाता है तलवार का प्रतीक है। और जब महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच में युद्ध हुआ था, तो महिषासुर का वध किया माँ दुर्गा ने, तो वो उस तलवार को डिनोट करता है, उसकी स्मृति में ये किया जाता है। तो देखिए, ये नवरात्रि के दौरान होता है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है। गरबा नाम संस्कृत के गर्भ शब्द से बना है और जीवन चक्र और सृजन को यह प्रदर्शित करता है। ये नृत्य विभिन्न मातृ देवियों के प्रति समर्पण, नारित्व का महिमा मंडन करता है। और इस नृत्य के केंद्र में जलाकर रखे गए दीपक अथवा देवी शक्ति की प्रतिमा ब्रह्मांड की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के तौर पर उसको देखा जाता है। अब देखें, गरबा में क्या होता है, तो लयबद्ध संगीत होगा, गायन होगा, ताली बजाई जाती है। यह नृत्य आयु, लिंग अथवा सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना, अर्थात इसमें आयु, लिंग अथवा किसी भी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सबको एक साथ लाके करने की छूट देता है। जबकि डांडिया आप जब देखेंगे, अर्थात रास नृत्य की अगर आप बात करेंगे, तो पारंपरिक रूप से यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हुआ करता था। अब वो उसमें भी सभी लोग सम्मिलित होते हैं। गरबा की अगर बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और कठोर संप्रदाय संरचनाओं को कमजोर करता है और सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है। आगे अगर देखें तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है, तो इसको भी समझ लें। तो दरअसल ये एक शब्द है जो उन प्रथाओं, उन प्रतिनिधित्वों, अभिव्यक्तियों, ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक स्थानों को डिनोट करता है, संदर्भित करता है, जिन्हें किसी भी समुदाय, समूह या व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत, उसकी जो कल्चरल हेरिटेज है, उसके हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है। देखिए, कोई भी चीज यूनेस्को की इस सूची में तभी संदर्भित होगा जब कोई भी प्रथा हो, कोई भी ज्ञान हो, कौशल हो, संस्कृति हो, अगर उसको एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर यह माना जा रहा है कि वो वहां का एक हिस्सा है, जो किसी भी समुदाय, समूह या व्यक्ति का ऐसा विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। यूनेस्को ने जो मानवता की सांस्कृतिक विविधता का मुख्य स्रोत है, इसको माना है और इसके रखरखाव को निरंतर रचनात्मकता की गारंटी के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात जो क्रिएटिविटी है उसको संरक्षित रख के वो रचनात्मकता की गारंटी को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये है। इसमें भारत के मौजूदा कुछ स्थल हैं, इसका नाम आप देख सकते हैं। इसमें वैदिक जप की परंपरा को 2008 में शामिल किया गया, रामलीला को, रामायण को 2008 में, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, फिर रम्माड़, गढ़वाल, हिमालय, मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक, कालबेलिया राजस्थान का लोक गीत और नृत्य, छऊ नृत्य, साथ ही लद्दाख का बौद्ध जप, इसके अलावा मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ढोलक बजाना, नृत्य करना, फिर जाडियाला गुरु, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प, ये 2014 में, योग 2016 में, नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, दुर्गा पूजा 2021 में, और फिलहाल गुजरात का गरबा नृत्य जो कि 15वां ऐसा है जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। अगला है बिहार की पुनौरा धाम परियोजना। दरअसल बिहार की पुनौरा धाम परियोजना क्यों चर्चा में है, क्योंकि बिहार का यह स्थल जो है सीतामढ़ी जिले में है और इस मंदिर परिसर को, जो कि पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है, इसको एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना इसको विकसित करने के लिए लाई गई है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो पुनौरा धाम है, ये भगवान श्री राम की जो धर्मपत्नी थी माता सीता, उनके जन्मस्थान से यह संबंधित है, देवी सीता के जन्मस्थान के रूप में इसको माना जाता है। और इस योजना को विकसित करने का जो उद्देश्य है, उद्देश्य मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना है, साथ ही यहाँ इस संस्कृति को, मिथिला की संस्कृति को संरक्षित रखने के साथ साथ बढ़ावा देना है। मिथिला के अगर सांस्कृतिक पहलू के इतिहास को देखें तो वैदिक काल से इसकी ऐतिहासिकता जाती है। वैदिक काल के बाद जो महाजनपद पीरियड था, वहां पर एक वज्जी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वज्जी महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था। यही वो क्षेत्र है। इसके उत्तर में यहाँ पर आप देखेंगे तो नेपाल में हिमालय का जो क्षेत्र है वो पड़ता है, दक्षिण में गंगा नदी पड़ती है। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो पश्चिम में आप जब चले जाएंगे तो पश्चिम में गंडक नदी मिलेगी और इसके बाद पूर्व में महानंदा नदी मिलेगी। तो इसकी भौगोलिक स्थिति है। और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, बिहार और नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्र इसके आसपास सभी स्थित हैं। तो इसको विदेह जनक वंश का शासन यहाँ पर था, ऐसा माना जाता है। तो ये इसके कुछ सांस्कृतिक पहलू थे। इसको तिरहुत अथवा तिरभुक्ति के नाम से भी जाना जाता है।
अगला है कोलाट्टम नृत्य। कोलाट्टम नृत्य चर्चा में क्यों है? तो दरअसल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बच्चों का त्योहार जिसको बाल उत्सव कहते हैं, बाल उत्सव, उसी के दौरान कोलाट्टम नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कोलाट्टम की जहां तक बात है तो आप देखें इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों राज्यों में किया जाने वाला लोक नृत्य है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो महिला इसमें भागीदारी आपको केवल दिखाई दे रही होगी। दरअसल मंदिर के देवी को इस नृत्य के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का काम किया जाता है। कोलाट्टम नृत्य महिलाओं का नृत्य है, इस वजह से यह प्रसिद्ध है। इस नृत्य के रूप को कोलनालू या कोल्लानालू भी कहा जाता है। आमतौर पर ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर, दो दो कलाकारों की जोड़ी बनाकर इस नृत्य को समूह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रत्येक नर्तक जो होती है वो दो छड़ियां अपने साथ रखती हैं। देखिए हाथ में इनके स्टिक दिखाई दे रहा है और इन छड़ियों को लयबद्ध तरीके से घुमाया जाता है। कुछ कुछ डांडिया की तरह से इसको घुमाया जाता है। और कोलाट्टम कारा एक छड़ी है। दरअसल इस छड़ी का नाम क्या है? कोलाट्टम कारा है, जो कि ठोस लकड़ी से बनी होती है। इसमें लौह का भी कुछ अंश होता है, तो ये आपको याद रखना है। दरअसल कोलाट्टम नृत्य है जिसमें इस छड़ी का नाम कोलाट्टम कारा है और इसी छड़ी के कारण इसको कोलाट्टम नृत्य कहा जा रहा है। केरल का मुडियट्टू नृत्य नाटक, नृत्य भी है और नाटक भी है, अर्थात नृत्य के माध्यम से अगर कोई कहानी बयां की जाती है तो वो नृत्य नाटक कहलाता है। हाल ही में केरल के मुडियट्टू नृत्य जो है, मुडियट्टू नृत्य नाटक का प्रदर्शन किया गया। क्या है मुडियट्टू नृत्य नाटक? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन संरचनाओं में, इसमें ये एक ऐसा नृत्य नाटक है, एक अनुष्ठान थिएटर है जिसमें एक देवी काली और राक्षस दारिका, ऐसा माना जाता है कि राक्षस दारिका को एक वरदान मिल गया था ब्रह्मा जी के द्वारा और उसको ये मिला था कि 14 लोकों में आपको कोई भी पुरुष पराजित नहीं कर सकता है। तो वो जो है काफी वो उसका आतंक बढ़ने लगा और उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसे में लोग भागकर शिव जी के पास गए तो शिव जी ने इसका एक उपाय निकाला और कहा कि ठीक है, 14 लोकों में कोई पुरुष आपका वध नहीं कर सकता है, लेकिन इनका वध कोई महिला तो कर ही सकती है। तो उन्होंने नारी शक्ति के रूप में देवी काली को भेजा और देवी काली ने इस राक्षस दारिका का वध किया। तो इसी लड़ाई की जो पौराणिक कहानी है, उस पौराणिक कहानी को इसके माध्यम से पेश किया जाता है। यह अनुष्ठान भगवती या भद्रकाली पंथ का भी एक हिस्सा है और आमतौर पर जो फसल होती है उसके बाद फरवरी और मई के बीच में भगवती मंदिरों में इस नृत्य नाटक को प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें इस प्रदर्शन में अगर बात करें तो मरार और कुरुप्पू ये दो समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये क्या करते हैं? अपने चेहरे को रंगते हैं। देखिए इस चेहरे में यहाँ पर पूरी तरह से रंगा हुआ है और फिर एक विस्तृत पोशाक पहनते हैं। इसमें एक बड़ी सी टोपी होती है, नीचे खूब लंबा सा पोशाक होता है और इसमें विभिन्न किरदारों को निभाया जाता है। कोई शिव बनेगा, कोई नारद बनेगा, कोई दारिका बनेगा, कोई काली बनेगा, कोई दानवेंद्र, कोई चादर और अन्य किरदारों को निभाने का काम लोग करते हैं। और इसमें इसी आख्यान को नृत्य के माध्यम से एक नाटक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। अनुष्ठान का समापन विजय काली द्वारा दारिका का सिर पकड़कर मंच पर प्रवेश किया जाता है और उसी के द्वारा इसका समापन हो जाता है, अर्थात उसका वध हो जाता है। इसके बाद शिव की स्तुति के रूप में गीत गाया जाता है और फिर मुडियट्टू मानवता की अब देखें तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है और कुटियाट्टम के बाद केरल की ये दूसरी कला है जो कि इस श्रेणी में शामिल की गई है। इसको याद रखेंगे आप। तेलंगाना में बाढ़ से पुरापाषाणकालीन औजारों का पता चला है। पुरापाषाणकालीन औजारों की बात हो रही है तो देखिए पाषाण काल की अगर बात होती है तो उसको निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया जाता है। लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक जब आते हैं तो निम्न पुरापाषाण काल होता है। 50,000 से फिर 40,000 ईसा पूर्व मध्य पुरापाषाण काल और 40 से लेके और आगे तक आते हैं लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ तक पूरी पुरापाषाण कालीन की एक परंपरा है। तो लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक मोटा मोटी अगर बात की जाए तो पूरा पाषाण काल की परंपरा है। इसी समय का एक औजार पाया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना के मुलुगु जिले में हाल ही में बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद इस औजार को प्राप्त किया गया। यहाँ क्षेत्र में आप देख सकते हैं बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद बाढ़ जब गई तो उसमें औजार और कुल्हाड़ियां जो हैं वो रेतीले तल पर पाई गई, जो कि बाढ़ के बाद, बाढ़ में बहुत सारी चीजें बहा कर लाई जाती हैं, नीचे तल की चीजें ऊपर आती हैं। जब बाढ़ का पानी लौटता है तो वो चीजें तल पर हमें दिखाई देती हैं। तो ये आपको दिखाई दे रही है उसमें मुलुगु जिले के गुर्रेवुला और हूपतिपुरम गांवों के बीच की धारा में ये पाई गई है। और जीवाश्म विज्ञानी ऐसा कह रहे हैं कि पत्थर की कुल्हाड़ी जो है वो प्रारंभिक या निम्न पुरापाषाण काल की है, जो लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी है। ऐसा भूविज्ञानियों के द्वारा, जीवाश्म विज्ञानियों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। अब पुरापाषाण कालीन अगर हम समाज की बात करें कैसा था, तो वो खाद्य संग्राहक थे कि नहीं थे,
दरअसल वो संग्रहकर्ता ही थे, शिकारी थे। उस समय के लोग लकड़ी काटने का काम करते थे, जीविका के लिए जानवरों का शिकार करते थे और इस समय भारी क्वार्टजाइट और बड़े उपकरणों का उपयोग करने लगे थे। इसके अलावा 1863 में आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम थी, उसमें मद्रास में, जो वर्तमान चेन्नई हो गया, उसके पास अतिरपक्कम में एक पूरा पाषाणकालीन स्थल की खोज की गई थी और तब से पूरा पाषाणकालीन संस्कृति जो है वो उसके बारे में हमको ज्ञान मिलने लगा। और जो हैंड एक्स जो था, मद्रास से हैंड एक्स उद्योग है, या मद्रासियन संस्कृति का नाम इसको ये दिया गया क्योंकि वहां से हस्त कुठार प्राप्त हुआ, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। अगला है कतील यक्षगान मेला। कतील यक्षगान मेला क्यों चर्चा में है? हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय की मंजूरी मिली और उसके बाद दक्षिणी कन्नड़ में 1 सदी पुराना यक्षगान मेला, पूरी रात का शो फिर से शुरू हो गया। 1 सदी पुराना यक्षगान मेला का पूरी रात का ये शो है, फिर से इसको शुरू कर दिया गया। मामला न्यायालय में था, न्यायालयी आदेश के बाद इसको शुरू किया गया। दरअसल यक्षगान जो मंडलियां होती हैं उसको मेला के रूप में जाना जाता है। देखिए, यक्षगान मेला के बारे में अगर बात करें तो ये एक अनोखा नृत्य नाटक है। ये भी नृत्य नाटक है, इसका प्रदर्शन किया जाता है और इसमें परंपरागत रूप से पुरुषों को सभी भूमिकाएं निभाते हुए दिखाया जाता है। पुरुष इसमें सभी भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन अब क्या है, महिलाएं भी इन मंडलियों का हिस्सा बनने लगी हैं, मेले का हिस्सा बनने लगी हैं। मुख्य तत्व में क्या होता है, तो इसमें रामायण या महाभारत जैसे महाकाव्यों के छोटे छोटे आख्यानों का प्रदर्शन किया जाता है। इन महाकाव्यों की जो प्रासंगिक कहानियां हैं उसको नृत्य नाटक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, हारमोनिया, ताल, बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्र का प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही शालिग्राम मेला, धर्मस्थल मेला, मंदारथी मेला प्रसिद्ध मंडलियां हैं और मंडलियां जैसा कि मंडलियों को मेले के रूप में जाना जाता है, तो ये कुछ इनके मेले हैं। अगला है ब्रू जनजाति। क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, तो त्रिपुरा सरकार ने मिजोरम ब्रू शरणार्थियों के अंतिम समूह के पुनर्वास के लिए, उनके रहने के लिए भूमि आवंटित किया है। इस वजह से इनकी चर्चा हो रही है। इन शरणार्थियों को जनवरी 2020 में हस्ताक्षरित गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए चतुर्पक्षीय समझौते के माध्यम से त्रिपुरा में स्थायी निपटान की अनुमति दी गई है, अर्थात त्रिपुरा में इनको रहने के लिए एक स्थायी निपटान की बात की गई है। ब्रू जनजाति के बारे में अगर देख लें क्या है, तो दरअसल यह पूर्वोत्तर की नॉर्थ ईस्ट की एक आदिवासी समुदाय है और इसको रिंग्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग्स भी कहा जाता है ब्रू जनजाति को। और ज्यादातर जो त्रिपुरा, मिजोरम, असम में इनका संकेंद्रण देखने को मिलता है। ज्यादातर यह 3 राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं और ये इंडो मंगोलायड नस्लीय समूह से संबंधित है। और जहां तक इनकी भाषा का सवाल है, तो इनकी भाषा तिब्बती बर्मन परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो एशियाई समूह के साथ समानता रखती है, अर्थात इनकी भाषा वही है जो तिब्बती बर्मन परिवार के अंतर्गत जो ऑस्ट्रो एशियाई समूह जो भाषा बोलते हैं, वही भाषा ये भी बोलते हैं। यह जनजाति अभी भी खानाबदोश जनजाति है, अभी भी यह खानाबदोश है। साथ ही इनमें से एक बड़ी संख्या आप देखेंगे कि हिल टॉप झूम खेती करते हैं और यह खाद्य संग्रहण गतिविधियों से अपनी आजीविका चलाते हैं। हिल टॉप झूम खेती का मतलब कि जो पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में झूम खेती करते हैं। झूम खेती को आपको पता होगा कि इसमें शिफ्ट कल्टिंग भी, इसको कल्टीवेशन भी कहते हैं, अर्थात एक जगह वनों को काटकर जमीन को समतल बनाया, वहां पर कृषि की और फिर कुछ वर्षों बाद फिर से लौट के एक चक्र में फिर उस स्थान पर ये वापस आते हैं। लेकिन जब जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है तो जो चक्र, जैसे यहां पर हम वन को काटे, यहां पर हम सामान्य पारंपरिक तरीके से हमने कृषि की और फिर इस स्थान को छोड़कर हम यहां पर चले गए, यहां पर हमने सेम वही काम किया, फिर हम यहां पर आ गए, फिर हम यहां पर आ गए और फिर लौटकर हम यहां पर आएंगे। तो पहले जनसंख्या का दबाव कम था, इसलिए ये जो प्रक्रम है यह 15-20 सालों में आता था, लेकिन अभी जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण ये जो क्रम है ये 4-5 वर्षों में ही अगर आ जा रहा है, 3-4 वर्षों में ही आ जा रहा है, तो ये एक भूमि की गुणवत्ता के लिहाज से भी ठीक नहीं माना जा रहा है। तो बहरहाल ब्रू जनजाति की चर्चा हो रही थी जो झूम खेती के माध्यम से अपनी आजीविका चलाती है। तो ये कुछ संदर्भ थे। आगे एक अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी आपकी है कि कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब आप जरूर दें। अगर आपने संदर्भ को ठीक से सुना, देखा, समझा तो इसका सही सटीक जवाब आप देंगे, हमें ऐसा विश्वास है। तो आज का प्रश्न आपके लिए है कि ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वे इंडो मंगोल जाति के हैं और इन्हें रिंग्स भी कहा जाता है। दूसरा कथन, वे एक खानाबदोश जनजाति हैं और उनमें से एक बड़ी संख्या हिल टॉप झूम खेती से अपनी आजीविका चलाती है।
दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, सही विकल्प का चयन कर उत्तर आप देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक ना ही दो, ए बी सी डी में से कौन सा कथन सही है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।